घर ही में कहा तो कल ही। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग थर्मोडायनामिक्स चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें भी सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री हो चुका है। प्रोसेस में भी कौन प्रोसेस चल रहा था, प्रोसेस कौन कौन से बच्चा जो हो चुके हैं क्लास में देख लो। तो आइसोकोरिक, आइसोकोरिक क्या चीज, सेकेंड है आइसोबेरिक, थर्ड आइसोथर्मल, फोर्थ आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक एंड फिफ्थ साइक्लिक। यहां तक प्रीवियस लेक्चर हुआ था भाई। तो इसमें क्या चेंज जीरो होगा, डेल्टा V मतलब V2 माइनस V1 इक्वल टू जीरो। क्लियर है बच्चा? ठीक है। आइसोबेरिक डेल्टा P चेंज इन प्रेशर P2 माइनस P1 इक्वल टू जीरो। आइसोथर्मल में डेल्टा T T2 माइनस T1 इक्वल टू जीरो। एडियाबेटिक में चेंज इन हीट या फिर हीट एब्जॉर्ब, ये दोनों क्या होंगे, जीरो। साइक्लिक में चेंज इन इंटरनल एनर्जी U2 माइनस U1, ठीक है, जीरो। पुराना क्वेश्चन सॉल्व करो तो इंटरनल एनर्जी को E से रिप्रेजेंट करते थे, E2 माइनस E1, ये भी क्या होगा, जीरो। U हमारा इंटरनल एनर्जी है और डेल्टा E भी इंटरनल एनर्जी है। कहीं पे नोट कर लो, बाद में पता चल जाएगा क्यों। वर्क डन, W मतलब वर्क डन, ये भी क्या होता है, आइसोकोरिक में जीरो। आइसोथर्मल में यहाँ पे भी डेल्टा U क्या होता है, जीरो। ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है ना भाई, काम आएगा ये थर्ड वाले में और फर्स्ट वाले में। ये क्यों होगा पता चल जाएगा आगे जब डिस्कस करेंगे तो यहां तक हमारा हो चुका है बच्चों। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट सिस्टम है भाई रिवर्सिबल सिस्टम, बोलते हैं प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच केमिकल रिएक्शन, the process in which chemical reaction goes to both direction, the process in which chemical reaction goes to both direction, that means reactant to product and product to reactant, reactant to product, इसमें नोट करना फॉरवर्ड डायरेक्शन, and product to reactant मतलब बैकवर्ड direction. In this process, equilibrium may be found, equilibrium present, and this reaction is reverse in nature, hence it is called reversible process. It is called reversible process. The process in which chemical reaction goes to both direction, मतलब reactant जो है R प्रोडक्ट बना रहा है, तो रिएक्टेंट जो R है वो प्रोडक्ट में भी चेंज हो सकता है। बोथ डायरेक्शन बोला तो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में भी चेंज हो सकता है और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में भी चेंज हो सकता है। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना फॉरवर्ड डायरेक्शन, उल्टा आ रहा है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, तब कौन सा टर्म यूज करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन। इस प्रोसेस में रिएक्शन है दोनों डायरेक्शन में चलेगा
और इस रिएक्शन में क्या बनता है, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का एक पूरा चैप्टर है, वहां पे अच्छे से डिटेल में बताया जाएगा इक्विलिब्रियम एक्चुअल में है क्या। तो फिलहाल अभी बस याद रखो इस रिएक्शन में क्या मिलता है, इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। और ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में, मतलब रिएक्टेंट आगे जाके रिवर्स होके पीछे भी आ रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसे, रिवर्सिबल प्रोसेस। नोट डाउन कर लो बच्चा लोग। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है मतलब रिवर्स डायरेक्शन मतलब बैकवर्ड। तो वही लिखा है दिस इन दिस रिएक्शन इक्विलिब्रियम प्रेजेंट। ये वर्ड तुम्हारे लिए नया है तो उसको बाद में पता चल जाएगा, होता क्या एक पूरा चैप्टर ही पढ़ना है इक्विलिब्रियम का। एंड दिस रिएक्शन इज रिवर्स इन नेचर, मतलब रिवर्स हो सकता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाए तो प्रोडक्ट उल्टा रिएक्टेंट में चेंज हो सकता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया रिवर्सिबल प्रोसेस। एंड लास्ट एक पॉइंट नोट करना, दिस रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, दिस रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, दिस रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। ये रिएक्शन में कभी भी पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता, दिस रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, ये याद रखना। इस रिएक्शन में कभी भी रिएक्टेंट पूरा का पूरा चेंज नहीं होगा प्रोडक्ट में, दिस रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। नेक्स्ट है आपका इरिवर्सिबल, नेक्स्ट आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो चलो देखते हैं बच्चा इरिवर्सिबल प्रोसेस में। तो नेक्स्ट है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, the process in which chemical reaction goes to in unidirection, the process in which reaction goes to unidirection or forward direction that means reactant only change into product. Second point, सर वो एनी है कि ओनली है? ओनली लिखना था, एनी लिखा गया वो। रिएक्टेंट ओनली चेंज इनटू प्रोडक्ट। सेकेंड पॉइंट है बच्चा, it is not reverse, it is not reverse in nature, hence it is called irreversible process. And this reaction is spontaneous. इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस, मतलब खुद ब खुद हो जाएंगे, ठीक है ना, मतलब that means goes to completion. तो it is not reverse in nature, hence it is called irreversible process. This reaction is spontaneous, that means reaction goes to करना, spontaneous in nature कर लिया पूरा, that means reaction goes to completion.
तो रिएक्टेंट सिंक और सिप किसमें चेंज होगा? प्रोडक्ट में, रिवर्स में नहीं आएगा। तो ये था प्रोसेस, थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। नोट कर लो भाई। नेक्स्ट हेडिंग नोट करना है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। The properties which is depends on the mass of substance is called extensive properties. The properties which is depends on the mass of substance is called extensive properties. ये क्या होगा भाई? The properties which is independent of the mass of substance is called intensive properties. तो जो मास पे डिपेंड करेगा उसे एक्सटेंसिव, और जो मास पे डिपेंड नहीं करेगा उसे क्या बोलेंगे? इंटेंसिव। तो याद रखने का सिंपल सा भाई, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज कौन सा होता है? इनसे इंडिपेंडेंट, और इनसे ही कौन सा है? इंटेंसिव। याद रहेगा कि नहीं रहेगा भाई? तो दोनों में कॉमन है भाई, इंटेंसिव में भी इन है और इंडिपेंडेंट में भी इन है। तो मास पे जो डिपेंड किया वो एक्सटेंसिव, जो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगा। तो मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज या डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज को क्या बोलेंगे? एक्सटेंसिव। एंड मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड इंटेंसिव। नोट कर लो भाई, पहले समझ लेते हैं, फिर मैं नेम बोलते जाऊंगा, तुमको बताना एक्सटेंसिव रखना है इंटेंसिव रखना है। जैसे मान लीजिए सब्सटेंस है 10 किलो का है, कितने का है? 10 kg। एक सब्सटेंस है जिसका मास कितना? 10 kg। अब इसको मैं आधा कर दूं तो इसका मास बढ़ जाएगा कि दोनों 10-10 किलो रहेगा? इसको मैं आधा कर दिया तो इनका मास 10-10 किलो रहेगा या बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो अगर जब भी ऐसा हो मास हाफ करोगे तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 kg हो जाएगा, अगर इक्वल हाफ है तो। ठीक है ना? तो मास किस में आएगा? मास खुद मास डिपेंडेंट मतलब एक्सटेंसिव। क्लियर है? तो मास किस में आएगा? एक्सटेंसिव में। वैसे प्रेशर देखो, मान लो ये रूम है, ठीक है, उसका जो भी वेट है उसके अंदर प्रेशर 1 atm है। कितना atm है? 1 atm। तो रूम को डिवाइड कर दोगे तो प्रेशर भी हाफ हो जाएगा क्या? यस सर। रूम को डिवाइड करने से प्रेशर हाफ हो जाएगा? नो सर। नो सर। चलो प्रेशर नहीं समझ में आया तो चलो टेम्परेचर की बात करता हूँ। ठीक है ना? इस रूम का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको हाफ कर दूंगा तो क्या हो जाएगा भाई? 13.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा क्या? नो सर। नहीं तो फिर तो मस्त होता ना, गर्मी में रूम मतलब गर्मी गर्म लगता तो 5-6 तो पार्टीशन बना देते रूम के अंदर। ठीक है ना? 30 डिग्री तक पहुंचा टेम्परेचर, एक पार्टीशन रूम सिर्फ 15 डिग्री का हो गया, मतलब एसी की तरह काम कर रहा पार्टीशन। ऐसा होता है क्या? नो सर। नो सर। नहीं, जो हाँ बोलते हैं उनके लिए ऐसा होता है क्या बच्चा? 30 डिग्री टेम्परेचर का, अरे चलो पार्टीशन बना देते हैं, रूम का आधा मतलब मास आधा, मास आधा मतलब टेम्परेचर भी आधा। ऐसा कोई है क्या भाई? क्लियर है? तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो भैया गेलुसॉफ लॉ क्या कहता है? टेम्परेचर में चेंज हो ही नहीं रहा तो प्रेशर चेंज होगा क्या? तो प्रेशर और टेम्परेचर को कहाँ रखूं? एक्सटेंसिव में या इंटेंसिव में? इंटेंसिव। इंटेंसिव में आएगा। तो प्रेशर
टेम्परेचर किसमें आएगा? इंटेंसी में। अच्छा वॉल्यूम की बात करो, अगर ये 10 लीटर था, ठीक है ना, रूम 10 लीटर का है, उस रूम को हाफ करोगे तो वॉल्यूम भी हाफ होगा कि नहीं होगा बच्चा? होगा। होगा सर। तो वॉल्यूम को किस में हो रखोगे? जाएगा सर। तो वॉल्यूम को किस में रखोगे? एक्सटेंसिव। सिंपल सा कॉमन सेंस वाला है भाई। वॉल्यूम किस में आएगा? एक्सटेंसिव। जो मास पे डिपेंड कर रहा है वो क्या होगा? एक्सटेंसिव। क्लियर है? सरफेस टेंशन बताओ। ये वाटर का एक सरफेस है, ठीक है ना, छोटा सा एक गिलास में, एक बड़े से बाल्टी में, तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज। इंक्रीज। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला ही नहीं पढ़े हो, मतलब डेफिनेशन ही नोट नहीं किया एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। मतलब भैया वर्क डन होता है बाय यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में जो सरफेस टेंशन है उतना का उतना ही रहेगा, ना ही इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा। वर्क डन है वहां पे कब? इन यूनिट एरिया, ठीक है ना भाई। जो सरफेस को बाय वन यूनिट इंक्रीज और डिक्रीज करे। तो भैया बड़ा बॉटल लो, मतलब बड़े ग्लास में पानी लो या छोटे ग्लास में लो पानी, वहां का जो सरफेस टेंशन है वो फिक्स रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पानी का अमाउंट कम करो तो सरफेस टेंशन बढ़ या घट जाएगा। तो सरफेस टेंशन किस में आएगा? इंटेंसिव में आएगा। किसमें आएगा? इंटेंसिव में। और कुछ बोल रहा हूं बताते जाना भाई। डेंसिटी याद रखना। दो बात और, जो अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इनका रेशियो भी इंटेंसिव होता है। इनका रेशियो क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो डेंसिटी किसमें आएगा बताओ? एक्सटेंसिव। इंटेंसिव। क्या होता है? मास इंटेंसिव। बाय वॉल्यूम। तो मास एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, तो डेंसिटी किसमें आएगा? इंटेंसिव। तो याद रखना, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इक्वल टू द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इक्वल टू इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है बच्चा लोग? ये छोटे छोटे चीजों का याद रखोगे कि भूल जाओगे। याद रहेगा? एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। और कुछ और नोट करवा देते हैं भाई। नोट करो इतना जल्दी से, दो चार और नोट करवा देते हैं, उसको याद रखना है अभी। तो नोट कर लो, मास, वॉल्यूम, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इधर इंटेंसिव, प्रेशर, टेम्परेचर, सरफेस टेंशन, ये पूरा कर लेना बच्चा। सरफेस टेंशन, डेंसिटी, मोलार हीट ऑफ वेपराइजेशन, ईएमएफ ऑफ सेल एंड विस्कोसिटी, ये सब इंटेंसिव में आते हैं। नोट कर सर लो। ईएमएफ को फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ट्वेल्थ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक चैप्टर है, वहां पढ़ोगे। जल्दी से नोट डाउन करो। हाँ तो भैया नेक्स्ट स्टडी क्या है? साइन कन्वेंशन। तो भैया यहाँ पे साइन कुछ याद रखना है, ये 4 पॉइंट है। फिजिक्स में थोड़ा सा चेंज रहता है, लास्ट के 2 में फिजिक्स में चेंजेस मिलेगा, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना, वहां पढ़ोगे तो। केमिस्ट्री का केमिस्ट्री में रहने देना, फिजिक्स का फिजिक्स में। तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। तो सिस्टम अगर हीट एब्जॉर्ब करेगा तो इसको प्लस क्यू, मतलब सिस्टम को हीट मिल रहा है, ऐड हो रहा है, तो प्लस साइन से सॉल्व मतलब रिप्रेजेंट करेंगे। हीट के लिए क्यू साइन है। हीट रिलीज बाय द सिस्टम, सिस्टम से हीट निकल रहा है, मतलब माइनस साइन। अब वर्क डन मतलब होता है डब्ल्यू। अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा है, वर्क कहाँ हो रहा है? सिस्टम पे, तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव वर्क, ठीक है ना। प्लस साइन से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वर्क डन बाय सिस्टम, मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है, तो पॉजिटिव। अगर सिस्टम पे सिस्टम खुद वर्क कर लेता है तो नेगेटिव। तो ये याद रखना। और फिजिक्स में उल्टा हो जाता है, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव, लास्ट 2 में। तो कंफ्यूज नहीं होना। केमिस्ट्री का साइन कन्वेंशन अलग है, थर्मोडायनेमिक्स में फिजिक्स का साइन कन्वेंशन अलग है।
तो क्लियर है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम प्लस क्यू, हीट रिलीज बाय द सिस्टम माइनस क्यू, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव। हेडिंग नोट कर लो भाई। अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वर्क डन, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। वर्क डन मतलब W। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे केस 1 कर लेते हैं। केस 1, एक सिलेंड्रिकल शेप में एक ट्यूब है, उस पे एक पिस्टन लगा हुआ है, इस पे एक पिस्टन लगा हुआ है। अब पिस्टन का खासियत ये है कि ये फ्रिक्शन फ्री है, ठीक है ना, इसमें फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है। एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसपे एक पिस्टन है, ठीक है। तो मान लेते हैं जहां तक पिस्टन था यहाँ तक इसका वॉल्यूम जो है कंटेनर का, यहाँ तक जो वॉल्यूम है सिलेंड्रिकल जो पिस्टन है यहाँ पे सेटअप, उसका वॉल्यूम है B, ठीक है ना, इसे वॉल्यूम। अब पिस्टन को मैं दबा रहा हूँ, दबाने के बाद पिस्टन इस जगह पे आ गया, ठीक है, ये पिस्टन आ गया इस जगह पे, प्रेस किया तो मतलब पिस्टन को सिस्टम को कंप्रेस किए। तो ये जो नया वॉल्यूम है, नया वॉल्यूम कितना है B2, ठीक है। तो सिस्टम को कंप्रेस कर रहे हैं, सिस्टम को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। तो सिस्टम नीचे आएगा भाई, नीचे आएगा, और नीचे आने पे क्या होगा, वॉल्यूम पहले V1 था, बाद का वॉल्यूम कितना होगा V2, कम ज्यादा होगा कि नहीं होगा भाई, होगा ना, होगा कि नहीं, हेलो, यस होगा ना सर। हाँ, तो वॉल्यूम कम होगा भाई, सिस्टम नीचे आ रहा है, जितना ज्यादा नीचे आएगा तो सिस्टम वॉल्यूम उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तब यहाँ पे फाइंड आउट करना है वर्क डन, इसी टाइप के सिस्टम में आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो हम लोग सिस्टम को दबा रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एट द टाइम कंप्रेशन, एट द टाइम कंप्रेशन। अब कोई लोग यहीं पे हो गया भैया परेशान, क्या हो गया भैया, सिंपल सा है, सिस्टम को दबा दिए मतलब कंप्रेस कर दिए। तो वर्क डन फाइंड आउट करना है जब कंप्रेशन होगा तब, वर्क डन फाइंड आउट कब करना है, जब होगा कंप्रेशन। ये पिस्टन था भाई, पिस्टन को दबा के नीचे ला दिया गया, ठीक है। यहां तक का वॉल्यूम V2 और यहां तक का वॉल्यूम है V1, ठीक है बच्चा। तो जब सिस्टम को दबाया गया, प्रेशर अप्लाई किया गया, सिस्टम के ऊपर क्या अप्लाई किया गया, प्रेशर। तो प्रेशर अप्लाई किए तो सिस्टम फ्रिक्शन फ्री और सीधा नीचे आने लग गया, ठीक है ना। तो वॉल्यूम V1 से कहाँ आ गया, V2। तो कंप्रेशन हुआ, तो कंप्रेशन के समय वर्क डन पता करना। तो वर्क क्या होता है भाई, डेफिनेशन क्या पड़े वर्क का, एक टेबल है, टेबल पे यहाँ पे कोई सब्सटेंस रखा है, इस सब्सटेंस को उठा के इस जगह पे रख दो, इसको वर्क कहेंगे कि नहीं कहेंगे भाई। पहले था सब्सटेंस यहाँ पे,
उठा के इस जगह पे रख दिया गया, तो वर्क डन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा भाई? यस सर। तो डेफिनेशन क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? इस जगह से उठा के इस जगह पे रखने के लिए जितना फोर्स लगा और साथ में कितना डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट हुआ, वही वर्क डन होता है ना भाई। तो वर्क डन इक्वल टू, वर्क मतलब क्या होगा? फोर्स लगा, ठीक है ना, और साथ में क्या हुआ, यहां से यहां तक आया, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक, तो भैया वर्क फोर्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है भाई? फोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हो? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इनटू एक्सीलरेशन। वो भी सही है। और दूसरा, अगर प्रेशर के टर्म में बताना है, क्योंकि मैंने प्रेशर अप्लाई किया है, प्रेशर के टर्म में बताना है तो पुश और पुल ऑफ अ बॉडी। प्रेशर, हाँ, प्रेशर ऑन द बॉडी, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, तो भैया सिंपल सा कॉमन सेंस है ये। जैसे मैं हथेली है, इससे बोर्ड को दबा रहा हूँ, तो प्रेशर लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई? और वो प्रेशर कहाँ लग रहा है तक, सर। कहाँ तक लग रहा है? जहां तक मेरा हथेली टच हो रहा है बोर्ड के साथ, यही होगा ना भाई। तो प्रेशर फोर्स मतलब क्या होता है भाई? इस पे दबा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, तो प्रेशर अप्लाई हो रहा है। प्रेशर कहाँ तक आएगा? जिस एरिया को टच कर रहा है मेरा हाथ। तो प्रेशर के लिए P, एरिया के लिए A, डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई? मान लेते हैं L। तो प्रेशर का P, एरिया इंटू, एरिया इंटू क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट। एरिया का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर मान लो, और इसका यूनिट है सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट का। तो पूरा क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो सेंटीमीटर क्यूब को ही क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। या फिर ये एरिया, एरिया इंटू एल क्या है? हाइट हुआ। एरिया इंटू हाइट मतलब क्या होता है? वॉल्यूम होता है कि नहीं होता? एरिया इंटू हाइट इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम होता है कि नहीं होता बच्चा? होता है। होता है ना। हाइट इक्वल टू क्या होता है? तो एरिया इंटू हाइट या फिर डिस्प्लेसमेंट एल, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम। ठीक है ना। और फाइंड आउट भी कैसे करना वॉल्यूम? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है इसलिए डेल्टा एल। ठीक है, केमिस्ट्री में स्मॉल के लिए ये साइन लगेगा, मॉडिफाइड डी, और बिग चेंज के लिए डेल्टा। इसको डेल बोलते हैं, इसको डेल्टा। ठीक है, तो डेल एल, तो ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट डेल एल डेल वी। अब जाहिर सी बात है भाई, इसको फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालोगे? ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कैसे निकालोगे बताओ? ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई? V1 माइनस V2। बस v1 माइनस v2, इसी को बोलते हैं वर्क डन। तो कुछ नहीं भैया, वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का फॉर्मूला है प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर का P, एरिया का A, डिस्प्लेसमेंट का L। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइट इंटू एरिया इक्वल टू वॉल्यूम। क्या बोल देंगे इसको? वॉल्यूम। ठीक है ना। तो वॉल्यूम चेंज है यहाँ पे, तो वॉल्यूम चेंज के लिए मतलब ये डेल्टा साइन, जो डेल का साइन है वो चेंज के लिए है। तो क्या मिलेगा बच्चा? प्रेशर डेल V। और कैसे निकालते हैं भाई? V2 माइनस V1। ठीक है ना, भले कम में आए। अब बोलोगे सर V1 माइनस V2 करना था, ठीक है ना। तो भैया वो तो ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, उससे हमको कोई फर्क नहीं, ये सही है। लेकिन हमने क्या देखा? फाइनल में इनिशियल ही माइनस करना है, चेंज का पता करने के लिए। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव उस पर ध्यान मत दो। तो V2 माइनस क्या करते हैं? V1। तो नोट कर लो भैया यहां तक, पहले नोट डाउन करो। तो W इक्वल टू ये हो गया, इसी साइड में थोड़ा सा देख लो भाई। That means work done by system, मतलब W
सेकंड क्या है, वर्क डन ऑन सिस्टम। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है, P डेल V मतलब P V2 माइनस V1। यहाँ पे भी W इक्वल टू क्या है, P डेल V मतलब P V2 माइनस V1। तो यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा बच्चा, सिस्टम वर्क कर रहे हैं तो सिस्टम वर्क कर रहे हैं तो क्या होगा साइन, नेगेटिव। और हम वर्क कर रहे हैं सिस्टम पे मतलब पॉजिटिव। तो नोट कर लो। ठीक है ना। और वर्क डन ऑन सिस्टम मतलब समझ लेना कंप्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कंप्रेशन। और वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब एक्सपेंशन होगा वहां पे। तो ये याद रखना भाई, कंप्रेशन एक्सपेंशन वाला टर्म्स, कंफ्यूज मत होना। नहीं दिख रहा है ना, रुको। नोट कर लो, वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब एक्सपेंशन। अभी कंप्रेशन हो रहा था तो वर्क डन ऑन द सिस्टम तो कंप्रेशन पिस्टन का। आगे कल इसका इंटीग्रेटेड कैलकुलेशन देखेंगे, यही फॉर्मूला होगा यहाँ पे। ये स्मॉल चेंज के लिए था, अब बड़ा सा चेंज होगा मतलब डेल वी के लिए देखेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट यहीं से होगा फिर से वापस। तो वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मतलब प्रेशर इनटू एरिया, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब वॉल्यूम। ठीक है ना, तो छोटा चेंज हुआ था इसलिए वॉल्यूम चेंज हुआ है, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम चेंज, और चेंज पी डेल वी। और चेंज कैसे निकालना है, V2 माइनस यहाँ पे V1, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है बच्चा लोग, तो आज की सेवा करते हैं समाप्त, नोट कर लो।